हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टोटल 20 प्रश्नों की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ज़्यादा प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो केवल 20 प्रश्न ही शामिल किया है और 20 प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि इस वीडियो में लिए गए जितने भी प्रश्न हैं इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर यदि आप 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर सही से कर पाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपका जीके में पकड़ मजबूत है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब इस प्रश्न को समझ लीजिए कि जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था उस बीच भारत के नागरिक जो फंसे हुए थे इस क्षेत्र में, भारत सरकार ने निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दिए गए हैं। देखिए, ऑपरेशन देव शक्ति जो चलाया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन आहत यहाँ पर है जो आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाना। ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, VVI है, पहले भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपके दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। अब ये पूछ रहा है कि जो 2023 में एक अभ्यास हुआ था सूर्य किरण, इस देश में भारत था और कौन पड़ोसी देश था। तो इसमें था आपका श्रीलंका। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका और भारत ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था जिसका नाम था सूर्य किरण। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपके अभ्यास हैं और संबंधित देश हैं। तो संप्रीति जो अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया गया था। मित्र शक्ति जो देश है वो भारत और श्रीलंका के बीच में चलाया जाता है। वज्र प्रहार आपको भारत और यूएस में। धर्म गार्जियन भारत और जापान। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया। इंद्र जो आपका अभ्यास है भारत और रूस। मालाबार जो आपका अभ्यास है भारत जापान और यूएस के बीच में ये चलाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका विकल्प सी अयोध्या। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत जो ट्रेन है हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन सेट का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से किया गया। इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन की सुविधा है। ओके, ट्रेन की अधिकतम रफ्तार जो है 123 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने से जो इनकार किया अर्जेंटीना ने इनकार किया। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अर्जेंटीना देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल करने की घोषणा हुई थी। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात करते हैं 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने क्या किया था, ब्रिक की स्थापना की थी, ब्रिक। ठीक है, लेकिन इसमें एस जुड़ गया तो इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ जाता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के शहर मेकेटरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था ब्रिक्स में। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में
दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में। ठीक है, जब शामिल हुआ तो ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है। ठीक है, आपका 5वां प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया? तो आपको पता है कि तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो महज 2 साल के बाद ही नोटबंदी कर दिया। ठीक है, और उसमें आपको देखा जाए तो 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, कानूनी रूप से इलीगल हो गया था, तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 2016 में की गई नोटबंदी में 1000 और 500 मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया। 2016 के नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 के करेंसी नोट लॉन्च किया गया। ठीक है, इससे पहले 2 बार 1946 और 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था। मतलब पहले भी आपको नोटबंदी हुई थी 1946 में और 1978 में। इस बात को याद रखिएगा, पहले भी नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, नोट को बदला जा चुका है। अगला जो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो साइबर अपराध मुख्यालय स्थित है वो स्थित आपका हो जाएगा सही जवाब लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे लखनऊ में स्थित है साइबर अपराध मुख्यालय। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर परिसर में स्थित है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। ओके, किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल देना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध होता है। ठीक है, अब देखिए कोई कंप्यूटर चला रहे हो आप और कोई दूसरा व्यक्ति आपके कंप्यूटर से डेटा ले लेता है तो वो भी एक अपराध ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो पूछा है कि जीएसटी स्टैंड फॉर, अर्थात जीएसटी का तात्पर्य है। तो जीएसटी का हम देखा जाए फुल फॉर्म जो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, विकल्प सी सही जवाब होगा। अब देखा जाए तो जीएसटी एक आपको तात्पर्य, मतलब जीएसटी का तात्पर्य है कि वस्तु एवं सेवा कर से। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार जो लागू हुआ था 2014 में, संविधान 122वां संशोधन। ठीक है, संविधान का 122वां संशोधन वो भी जीएसटी विधेयक पास हुआ 2014 में, विधेयक के रूप में पेश किया गया। संसद ने पारित होने के बाद यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 1 अप्रैल 2017 को यह लागू हुआ था। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीएसटी देश में कब लागू हुआ, तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस की जो आपकी राजधानी होने वाली है वो है मनीला, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देश दिए गए हैं, जैसे इजराइल का राजधानी है जेरूशलेम, कंबोडिया की राजधानी है नोमपेव, और यहाँ पे लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, मोजाम्बिक की राजधानी है मपुतो, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, बुर्किना फासो की जो राजधानी है ओंगाडोंगो। ठीक है, किरीबाती का जो आपका राजधानी है तरावा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। अब इस दिवस को किसके जयंती पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिन है, जैसे यहाँ पे 20 अक्टूबर के दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस और 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है आपके मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी रचनाएं
सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र है। अब देखिए बात करते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन से, तो सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मैंने 2 बार रिपीट किया है क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो पुलिस क्षेत्र में दिए जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ये जो सम्मान है वो पुलिस क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। अभी हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। यह जान एवं माल की रक्षा अथवा अपराध निवारण तथा अपराधियों को पकड़ने हेतु विशिष्ट शौर्य दर्शाने पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मामूली चीज़ों का देवता, ये प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मामूली चीज़ों का देवता इंग्लिश में बोला जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा अरुंधति राय, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मामूली चीज़ों का देवता जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा 1997 में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अरुंधति राय ने क्या लिखा है भाई, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी इसको हटाकर, ठीक है, ये पूछ लेता है तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये इसका हिंदी है और ये इंग्लिश है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं कि अरुंधति राय ने एक और लिखा है इंपॉर्टेंट, द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो होता है आपका देश का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये, ठीक है, भत्तों को छोड़कर, मतलब कि इनको जो सरकारी भत्ता मिलता है उनको छोड़कर से केवल 4 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई आपको 1962 तक थे ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी टिक कीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है किस तारीख को, तो 12 जनवरी के दिन, 12 जनवरी के दिन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो विवेकानंद कहाँ के रहने वाले थे, तो भारत के रहने वाले थे और भारत में इनका जन्म स्थान था कोलकाता, ठीक है। तो 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था इनका। अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है भाई, तो वो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पालक होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है, लेकिन सिरके में कौन सा होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अम्ल के नाम दिए गए हैं और स्रोत भी है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपका चींटी या बिच्छू का डंक में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, नींबू सातरा हो गया, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, देखिए यहाँ पे आ गया ऑक्जेलिक पालक, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला सिट्रिस फल में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हम्पी नृत्य उत्सव जो है ना, ये आपका कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है, विकल्प सी से जवाब होगा।
हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य का उत्सव है। इसके अलावा यक्षगान और गुड़िया कुनीथा कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य तथा उनके प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 3 राज्य दिए गए हैं, जैसे उड़ीसा गरुड़ वाहन, घुमरा, मुदारी, यह प्रमुख नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र में चलता है लावड़ी, तमाशा, कोली। ठीक है, गुजरात में चलता है गरबा, डांडिया, बवई और तिपानी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूं कि जब ये बड़ा प्रश्न आता है तो कभी कभी हम लोग पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो नहीं, हमें पढ़ना होता है। अब आपको पता होगा कि अंतिम के जो लाइन होती है उसी में प्रश्नों का उत्तर छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? अब ये पूछ रहा है कि जो किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से या प्रिंटिंग के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं या कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है किस मंत्रालय के पास? तो वो है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो भारत की जो सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको प्रसारित की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब ये अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो विषाणु विज्ञान संस्थान है ना, वो स्थित है आपका पुणे में। ठीक है, पुणे, और पुणे है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है पुणे। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, में स्थित है। इसे वर्ष 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये किस लिए किया गया था? तो वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्प नंबर क्या है? तो देखिए ये पूछ रहा है कि भारत में जो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो देखिए ये जो नंबर है आपका, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 1098। ठीक है, 1098। अब बात करते हैं कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर 1098 है। यह चाइल्ड लाइन देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री फोन सेवा है। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये प्रश्न जितने भी थे इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।